बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 307 मुलाहिज़ा फरमाएं। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट से मुलिक अपने छोटे कमरे में दाखिल होने के बाद चौकन्ना नज़र से बालाई मंजिल की जानिब देखा। मुझे यूं लगा जैसे वो बराह रास्त मुझे देख रहा हो। वह पर्दे की ओट में था, इसलिए उसकी नज़र मुझ तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। अलबत्ता मैं बड़ी वज़ाहत के साथ उसके चेहरे के तासरात का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर मुझे तरद्दुद और उलझन के आसार दिखाई दे रहे थे। 2-3 मरतबा उसने मुझे मशकूक अंदाज में देखा, फिर निगाह हटा ली। मैं खादिम हुसैन की दरोग गोई से इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो नमक हरामी का मुजाहरा कर रहा था। वो बादशाह के दुश्मनों से मिल गया था। गुज़िश्ता रात वाले वाक़े से उसकी मिसाल मिलती थी। बादशाह के दुश्मनों की नाकामी का सबब मैं बना था और अब खादिम हुसैन छुप छुप कर देख रहा था, तो इसका यही मतलब हो सकता था। राना अजमत की तरफ से उसे मेरे लिए कोई ताज़ा हुक्म मिला था। राना अजमत का ख्याल आती मैं सिकंदर के बारे में सोचने लगा। 2 मरतबा मेरा उसे सामना हो चुका था और दोनों ही बार उसे मुंह की खाना पड़ी थी। वो यकीनन मेरे बारे में सख्त तरीन इकदामात की मंसूबाबंदी कर रहा होगा। वो एक ताकतवर MPA लाला बशीर का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसे किसी भी ओछी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद में एक मरतबा फिर फरीद पाशा के सामने बैठा था। वो मेरा चेहरा देखकर भांप गया, कोई गड़बड़ है। उसने तशवीशनाक लहजे में पूछा, वैतान तुम तो आराम करने की गर्ज से ऊपर गए थे, मगर तुम्हारी सूरत किसी अंदरूनी बेआरामी की निशानदेही कर रही है, क्या मसला है? मैंने मुख्तसरन अल्फाज में उसे खादिम हुसैन के बारे में अपने ख्यालात से आगाह किया और पूछा, वो जगह कहाँ है जिसका बंदोबस्त करने का तुमने यकीन दिलाया था? मैं फौरी तौर पर खादिम हुसैन को वहाँ ले जाना चाहता हूँ। इस बंदे को मजीद डील देना मुनासिब नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वैतान, वो ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये तुम्हारे पीछे क्यों लग गया है। मैंने कहा, इसकी बहुत ही खास वजह है और वो ये कि मैंने 2 मरतबा सिकंदर का मिशन फेल किया है। वो मेरी तरफ से बहुत उदार खाए बैठा है। हालात से यही जाहिर होता है खादिम हुसैन तुम्हारे दुश्मनों के हाथों का खिलौना बना हुआ है और सिकंदर भी उन्हीं में से एक है। यह अनमुमकिन है सिकंदर ने खादिम हुसैन को मेरी निगरानी और टो के सिलसिले में कुछ खसूसी हिदायत जारी की हों। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो पुरसोच अंदाज में सारी लाते हुए बोला। अब मैं खादिम हुसैन को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसके साथ जो कुछ करना चाहते हो पहली फुर्सत में कर डालो। मैंने कहा, ये इसी लम्हे से मेरे हवाले समझो। तुमने बताया था 2 सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम हो गया है। मैं खादिम हुसैन को अपने साथ ले जाता हूँ, तुम दूसरे गार्ड को ड्यूटी पर हाजिर होने का कह दो। मैंने जरा तो वक़्फ़ के बाद इजाफा किया, उसके साथ ही चंद रोज के लिए अपनी हिफाजत के निज़ाम पर गहरी नजर रखो। दुश्मनों को अपनी तरफ से कोई मौका ना दो। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए मुझे उस मुकाम का पता समझाने लगा जहाँ मैं खादिम हुसैन को ट्रीट करने ले जाने वाला था। वो एक खाली कोठी थी जहाँ कुछ अरसा पहले फरीद पाशा की रिहाइश हुआ करती थी। गुलबर्ग 3 वाली कोठी में मुंतकिल होने के बाद मज़कूरा कोठी में ताला लगा दिया गया था। पाशा उस कोठी को फरोख्त करने का इरादा रखता था और ये कोई ढकी छपी बात नहीं थी। उस कोठी में खुफिया तय खाना भी मौजूद था। बात खत्म करने के बाद पाशा ने कहा, मैं तुम्हें उस कोठी की चाबियां दे देता हूँ, क्या तुम अकेले वहां जाओगे? मैंने कहा, क्या खादिम हुसैन ने वो कोठी देख रखी है? हाँ, ये 2 मरतबा वहां गया है। पाशा ने कहा, पार्टियों को कोठी दिखाने के लिए मैं इसे अपने साथ ले गया था। बस तो फिर ठीक है, बात बन गई, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। पाशा ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे बात उसके पल्ले में ना पड़ी हो। मैंने वजाती अंदाज में कहा, तुमने खादिम हुसैन को मेरे बारे में क्या बताया है? मेरा मतलब है वो मेरे बारे में क्या जानता है, खुसूसन मेरी यहाँ आमद और तुमसे मुलाकात के हवाले से? उसके इल्म में यही है कि तुम मेरे दोस्त हो और कराची से आए हो। पाशा ने बताया, चंद रोज तक यहाँ क्याम करोगे, फिर वापस चले जाओगे। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम खादिम हुसैन को यहाँ बुलाओ। अब तुम्हारा ये दोस्त यानी मैं तुम्हारी साबक कोठी खरीदने में दिलचस्पी ले रहा हूँ और खादिम हुसैन मुझे वो कोठी दिखाने अपने साथ ले जाएगा। गुड आइडिया, वो तौसीफी अंदाज में बोला। वैजान तुम्हें तो स्पाई राइटर होना चाहिए। बहुधा इतनी तेजी से किसी राइटर का दिमाग ही सोच सकता है। मैंने कहा, दिमाग का तो काम ही सोचना है, ये मुसलसल सोचता रहता है। इसकी सोच से फायदा उठाना हुनरमंदी है। लिखारी हजरात अपने तखय्युल के जोर पर इस सोच को कागज पर मुंतकिल कर देते हैं और अमल की जिम्मेदारी दूसरे कंधों पर डालकर मुतमईन हो जाते हैं, मगर मैं एक अमली इंसान हूँ, इसलिए तुम मुझे स्पाई राइटर ना ही बनाओ तो अच्छा है। मैं सोच विचार के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ फौरन उसे अपने अमल में ले आता हूँ। बहुत अच्छा करते हो यार, वो तबस्सुम रेज लहजे में बोला। मैं अभी उस मरदूद खादिम हुसैन को बुलाकर तुम्हारे साथ रवाना करता हूँ। खादिम हुसैन को अपने पास बुलाने से कबल फरीद पाशा ने मुझे उस तय खाने का महल्ले वकू और उसमें दाखिले के रास्ते से तफसीलन आगाह कर दिया। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। वो बोला, मेरे गैराज में इस वक्त 3 गाड़ियां खड़ी हैं, तुम जो भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैंने वो गाड़ियां देखी हैं। मैंने कहा, वो तीनों जदीद और कीमती गाड़ियां हैं, लेकिन एक बात की मुझे हैरत है, तुमने उन गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए कोई ड्राइवर वगैरह क्यों नहीं रखा? वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए बोला, ड्राइवर है, लेकिन आजकल वो अपने गाँव छुट्टी पर गया हुआ है, 2-3 दिन में वापस आने वाला है। मुश्ताक ड्राइवर की बहन की शादी है, वो तीनों गाड़ियों को बड़ी महारत से चलाता है।
नाइला का ख्याल था हम 10 दिन के लिए किसी और ड्राइवर को अरेंज कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये मुनासिब ना समझा। कभी कभार खादिम हुसैन भी ड्राइवर के फराइज सरंजाम दे लेता है, मगर अब तो मैं उसे कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। वो आज आखिरी मर्तबा तुम्हारी गाड़ी को ड्राइव करेगा फरीद, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। उसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बताओ इस दफा खादिम हुसैन से कौन सी गाड़ी की ड्राइवरी कराई जाए? मेरा ख्याल है तुम निसान ले जाओ, फरीद पाशा ने कहा। निसान पेट्रोल आमतौर पर मेरी इस्तेमाल में रहती है, ये बड़ी काबिले एतमाद जीप है। निसान पेट्रोल के अलावा पाशा के पास गैराज में हुंडा एकार्ड और टोयोटा कोरोला गाड़ियां मौजूद थी। इन कीमती गाड़ियों और आलीशान कोठी को देखकर अंदाजा होता था फरीद पाशा अपने शोबे में किसी किंग की तरह है। फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड ने भी उसको 8 चांद लगा रखे थे। वो बिलाशुबा उन लोगों में से था जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और सारी जिंदगी सोने का ताज पहनकर गुजार देते हैं। वो कोठी फाजलिया कॉलोनी और शाह जमाल के संगम पर वाक़ थी। कोठी में दाखिल होने के बाद मैं ऐसी अदाकारी करता जैसे कोई खरीदार हूँ। थोड़ी देर तक मैं कोठी की एक एक चीज का तनकीदी जायजा लेता रहा। फिर घुमा फिरा कर मैं खादिम हुसैन को उस मुकाम पर ले आया जहाँ खुफिया तय खाने का रास्ता था। वैसे तो वो पूरी कोठी ही मेरे मिशन के लिए मौजूद थी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, मैंने खादिम हुसैन से मुखातिब होते हुए कहा। उसे हैरत से मुझे देखा और बोला, इसके अंदर क्या है? मैंने कहा, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, इस दीवार के पीछे खुफिया तय खाने का रास्ता है। दरअसल मैं उस तय खाने को देखना चाहता हूँ। उस तय खाने की वजह से मैं ये कोठी खरीदने में दिलचस्पी ले रहा हूँ। मुझे किसी ऐसी ही कोठी की तलाश थी जिसमें एक खुफिया तय खाना मौजूद हो। वो चलने में बेयकीनी और तजब्जब के अंदाज में मुझे तकता रहा। फिर उलझन ज़दा लहजे में बोला, जनाब मैं इस कोठी पर भी कुछ अर्सा ड्यूटी दे चुका हूँ। आप जिस तय खाने का जिक्र कर रहे हैं मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। जरूरी नहीं कि पाशा तुम्हें अपनी हर बात से आगाह करे। आप पाशा साहब के दोस्त हैं इसलिए मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ। वो तफहीमी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, वरना सच्ची बात तो ये है कि ये तय खाना मेरे लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं। चलो इसे इंकशाफ ही समझ लो, मैंने कदरे सूखे लहजे में कहा। मगर सवाल जवाब में वक्त ज़ाया ना करो, मुझे और भी बहुत से काम है। मगर जनाब वो सवाल करने से बाज ना आया, हम इस तय खाने के अंदर जाएंगे कैसे? क्या पाशा साहब ने आपको खुफिया खाने तक रसाई का तरीका बता दिया है? हाँ बता दिया है, मैंने सपाट लहजे में कहा। वो एक मरतबा फिर नाकाबिले यकीन नजर से मुझे देखने लगा। अगले 5 मिनट में हम उस खुफिया तय खाने के अंदर पहुंच चुके थे। पाशा ने मुझे बताया था कि वहाँ लाइट और राइड का माकूल बंदोबस्त है, लिहाजा मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस तय खाने में पहुंचने के बाद खादिम हुसैन बुखलाहट का शिकार नजर आने लगा। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया वो कुछ बिदका हुआ सा लग रहा था, जैसे लाशऊरी तौर पर उसने किसी खतरे की बू सूंघ ली हो। उसने बगौर तय खाने का जायजा लेने के बाद सरसराती आवाज में कहा, हम इस तय खाने के अंदर क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं। जुमला खत्म करते ही मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और पलटकर बड़ी सूरत से तय खाने के दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर दिया। वो मेरा गैर मुतवक्किल धक्का खाने के बाद मुंह के बल तय खाने के पुख्ता फर्श पर गिरा और उसके हल्क से एक वहशतनाक कराह बरामद हुई। लेकिन उसकी आओ बका और चीखो पुकार तय खाने से बाहर जाने वाली नहीं थी। इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता मैं उसे एक कदम की दूरी पर पहुंच गया। खादिम हुसैन ने फर्श पर पड़े पड़े सरासीमा नजर से मुझे देखा। मेरे ताज़ा तरीन सलूक से वो भांप चुका था कि गड़बड़ हो चुकी है। वो चौकन्ना नजर से मुझे देखते हुए उठकर खड़ा हो गया और उलझन ज़दा लहजे में पूछ बैठा, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? इसलिए। मेरे भारी बूट की तूफानी जरब उसके चेहरे पर पड़ी तो वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पीछे को गया। मैंने फिर उसे संभलने का मौका नहीं दिया और आगे बढ़कर ठोकरों में रख लिया। मेरे हाथ और पांव मशीनरी अंदाज में हरकत कर रहे थे। वो मुझसे बुरी तरह पिटने लगा तो उसके ज़हन में मुदाफ़त और जवाबी हमले का ख्याल आया। शायद सूरत हाल बहुत देर से उसकी समझ में आई थी। अचानक वो तनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने एक नीची राउंड हाउस चलाई, वो एक कदम पीछे हटकर बचा और मुझे अपने बाजुओं में जकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं उसकी बाहों में जाने का कतन कोई इरादा नहीं रखता था, चुनाचे उसे अपनी फैली हुई बाहों के साथ पीछे को उल्टा दिया। मैंने झुकाई देकर एक जबरदस्त स्वीप मार दी। खादिम हुसैन की उम्र 50 के करीब थी। वो रिटायर्ड फौजी था इसलिए उसका बदन कवि और तसल्ली बख्श था। वो अपने तय डट कर मेरा मुकाबला कर रहा था, मगर उसके डटने की मेरे सामने पेश नहीं चल रही थी। इस मर्तबा वो मुंह के बल तय खाने के पुख्ता फर्श से टकराया, लिहाजा जब वो दोबारा उठकर खड़ा हुआ तो उसकी नाक से खून जारी हो चुका था। मैंने तहकीर अमेज अंदाज में कहा, खादिम हुसैन सिक्योरिटी विक्योरिटी काम छोड़कर चूड़ियां पहन लो, ख्वाह मुखा अपनी जान अजाब में क्यों डालते हो? तुम तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, पाशा और उसकी कोठी की खाक हिफाजत करोगे? उसने नफरत अमेज अंदाज में मुझे देखा और बोला, तुम्हारा बड़ा इबरतनाक अशर होने वाला है वजदान, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। उसके मानी खेज अल्फाज ने मुझे कुछ ज्यादा नहीं चौंकाया। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं यही सब कुछ जानने के लिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने महसूस किया है तुम्हारे पास मुफीद मालूमात का एक जखीरा जमा है। बात खत्म करते ही मैंने उस पर हमला कर दिया। वो इस वक्त हाथ की पुश से नाक से बहने वाले खून को साफ कर रहा था। मैंने बड़ी तेजी से किक चलाई, वो थोड़ा सा लड़खड़ाया मगर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और एक जोरदार साइड किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। वो किसी गठरी के मानिंद हवा में परवाज करते हुए दीवार से जा टकराया। मैं जिस भरकर उसके सर पर पहुंच गया और लात मुक्के से उसकी तवाज़े करने लगा।
थोड़ी देर में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो बुरी तरह हाँपने लगा। मेरे धुआंधार पंच ने उसके चेहरे की खाल को जा बजा उधेड़ कर रख दिया था और वो लहू लुहान हो रहा था। मैंने उसके गिरेबान को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और वहशतनाक लहजे में दरियाफ्त किया, इतना काफी है या मैं तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए अपने हाथ पांव को और जहमत दूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो अकलाहट अमेज लहजे में बोला। मैं तुम्हारी जबान से सच सुनना चाहता हूँ। कौन सा सच? कल रात को पाशा की कोठी में जो वाकया पेश आया उसकी हकीकत क्या है? उसने घिसा पीटा जवाब दिया। चंद गुंडे कोठी में घुस आए थे और उन्होंने नायला बीबी को अगवा करने की कोशिश की। उसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ये कियामत खेज चांटा उसके गाल पर चढ़ दिया। उसके साथ ही मैंने गिरेबान से पकड़कर उसे झुंझोर डाला और वहशतनाक अंदाज में पूछा, तुम मुझे फरीद पाशा ना समझना जो तुम्हारी इस बोगस जवाब से मुतमईन हो जाएगा। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ और मुझे यकीन है तुम उस हकीकत से बाखबर हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसकी आंखों में मुझे खौफ के साए लहराते हुए नजर आए। जवाब देने से पहले वो तजब्जुब का शिकार हो गया। मैंने इस मौके पर उसकी खौफजदगी में इजाफा करते हुए थोड़ी सी और मुरम्मत कर डाली। जब उसे यकीन हो गया कि किसी भी सूरत में उसकी जान छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ तो वो ताउन के लिए आमादा हो गया। सच बोलने की सूरत में मैंने उसे जान बख्शी का वादा कर लिया था। खादिम हुसैन ने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताया वो राना अजमत के लिए काम कर रहा था। उसके बयान से मेरे शकूक की तस्दीक हो गई तो मैंने पूछा, ठीक है। मैंने माना उस वक्त तुम दो अफराद का नमक खा रहे हो, एक का नमक हलाल कर रहे हो और दूसरे का हराम। हर दो सूरत में मेरी नजर में तुम नमक हराम ही हो। बहरहाल मैं एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर खूनख्वार लहजे में दरियाफ्त किया, तुम किसके दोस्त और किसके दुश्मन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी टो में क्यों लगे हुए हो? मुझे पाशा की कोठी में आए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे। वो समझ गया मेरा इशारा किस तरफ था। ताम अनजान बनते हुए बोला, मैंने तुम्हारी कब टोली? यहाँ आने से थोड़ी देर पहले। मैंने सफाक लहजे में कहा, जब मैं पाशा की कोठी की बालाई मंजिल के एक बेडरूम में आराम कर रहा था तो तुम खिड़की के कोने से मुझे झांक रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और अंधेरे में तीर छोड़ना जरूरी समझा। मैंने खुद तुम्हें ऊपर से नीचे जाते हुए देखा था। फिर अपने गार्ड रूम में पहुंचने के बाद भी तुमने कनकियों से बेडरूम की खिड़की की तरफ 2-3 मरतबा देखा था। क्या तुम मेरी बातों को झुठला सकती हो? कोई जवाब देने की बजाय उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, जब तुम्हें सब मालूम है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो नहीं मालूम वो जानना चाहता हूँ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? ये बात तो तुम ही बताओगे। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारा असल दुश्मन राना अजमत का भतीजा है, लाला बशीर MPA का बेटा सिकंदर। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, तुमने पिछले 1-2 दिन में उसे खुद अपना दुश्मन बनाया है। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। मेरे तमाम खदशात सही साबित हुए थे। गुज़िश्ता रोज मैंने और सदफ ने सिकंदर को खासी जिल्लत और रुसवाई से दो चार किया था। पिछली रात भी वो मेरे हाथों बुरी तरह पिटा था, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो सिकंदर है। अलबत्ता वो मुझे अच्छी तरह पहचान गया था। इसका मतलब यही था कि पाशा की कोठी से फरार होने के बाद सिकंदर ने खादिम हुसैन को मेरी निगरानी का फरीजा सौंप दिया था। ये तय उसे ये बात मालूम नहीं थी कि मैं फरीद पाशा के पास एक मेहमान दोस्त की हैसियत से ठहरा हुआ हूँ। इसी तनातुर में मैंने खादिम हुसैन से इस्तफसार किया, क्या आज दिन में किसी वक्त सिकंदर से तुम्हारी बात या मुलाकात हुई थी? नहीं, उसने नफी में जवाब दिया। मुलाकात या बात तो नहीं हुई, लेकिन उसका पैगाम मुझ तक पहुंचा था। तुम्हारे बारे में मुझे खुसूसी हिदायत दी गई थी और मैं देख रहा हूँ तुम वैसे ही साबित हो रहे हो। मैंने पूछा, मेरे बारे में तुम्हें किस किस्म की हिदायत दी गई थी? यही कि तुम एक खतरनाक किस्म के मुजरिम हो, मुसलमानों वाला नाम रखकर काफिरों के लिए काम करते हो। तुम चंद रोज पहले गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल हुए हो। इंडिया की बदनामे जमाना तंजीम राह से तुम्हारा ताल्लुक है। तुम पाशा के पास पनाह लेकर किसी खतरनाक मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने का इरादा रखते हो, इसलिए मुझे तुम पर कड़ी नजर रखना चाहिए उस वक्त तक जब तक तुम कोठी के अंदर हो। जैसे ही तुम कोठी से बाहर निकलोगे वो लोग तुम्हें अपनी निगरानी में ले लेंगे और मेरा ख्याल उस कोठी से निकलकर इस कोठी तक आने के दौरान में हमारा ताकुब किया गया है। खादिम हुसैन ये खौफनाक मालूमात मेरी समात में उंडेल कर खामोश हुआ तो मैं हैरत और तशवीश के समंदर में गोताजन हो चुका था। सिकंदर को मैंने और मुझे सिकंदर ने कल जिंदगी में पहली मर्तबा उस रेस्टोरेंट में देखा था। हम एक दूसरे को जानते थे और ना ही पहचानते थे। दूसरी मुलाकात गुज़िश्ता शब सरसरी अंदाज में हुई थी, मगर खादिम हुसैन ने जो तशवीशनाक इंकशाफ किया वो मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरे खिलाफ इसी किस्म का प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया था जब मैं अंदरूने सिंध से होते हुए कराची पहुंचा था, तो मुझे राह के एजेंट और खतरनाक मुजरिम साबित करने की कोशिश की गई थी और इस कोशिश के पीछे जानूम मकानी मियां जाहिद हुसैन का हाथ था। तो क्या सिकंदर भी किसी तौर चौधरी नवाज़ अली की मशीनरी ही का कोई पुर्जा है? ये सवाल बड़ी सूरत से मेरे जहन में उभरा तो मेरी तशवीश सोच चंद हो गई। इस वक्त मुझे याद आया एक मौके पर कल सदफ ने मेरा ताकुब करवाते हुए सिकंदर के सामने कहा था, ये वैदान है, मेरा क्लास फैलो, हम कराची से आए हैं, इतने अहम लोगों को मुसीबतें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सदफ ने जोश जज्बात में वजदान की हैसियत से मेरा तारुफ तो करवा दिया था,
लेकिन उसकी ये हमाकत मुझे पसंद नहीं आई थी। बाद में जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो उसने हले अल मुश्किलात एक इंग्लिश लफ्ज सॉरी से काम चला लिया, लेकिन मौजूदा सूरत बता रही थी कि काम चला नहीं बल्कि बुरी तरह बिगड़ कर रह गया है। इस मौके पर सिकंदर के अलावा पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मुजीब राठौर का बेटा तौसीफ, फुरकान खान का सपूत बाबर और मुकामी SHO का लड़का सलीम भी रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वजदान की हैसियत से मेरा तारुफ कोई भी क़यामत ढा सकता था। ये तमाम अफराद सियासी, माली और कानूनी तौर पर मजबूत पार्टियां थी। ताज़ा तरीन हालात के मुताबिक सिकंदर का हाथ धोकर पीछे पड़ जाना यही जाहिर करता था कि वो बिला वास्ता या बिल वास्ता चौधरी नवाज़ अली या उसके गमाश्तों से मुतल्लक था, और मेरे लिए ये नहायत ही सनसनीखेज इतला थी। हालात की संगीनी से अंदाजा हो रहा था चौधरी तक पहुंचने से पहले मुझे चौधरी के बहुत से नमक ख्वारों की लाशों से गुजरना होगा। एक बात की मुझे हैरत थी कि फरीद पाशा सिकंदर की इस रूप से वाकिफ क्यों नहीं था। अगर वो चौधरी नवाज़ अली और सिकंदर के किसी ताल्लुक से आगाह होता तो मुझे जरूर बताता। यही बात समझ में आती थी। इन वाहियात हालात से सिकंदर की वाबस्तगी ताज़ा बाताज़ा थी। बात बिल्कुल यही थी, वरना फरीद पाशा इस सिलसिले में जरूर मुझे कुछ बताता। सिकंदर कल रेस्टोरेंट में मुझसे मुतारिफ हुआ और आज किसी दरीना दुश्मन के मानंद मेरे ताकुब में लग गया था, जिससे जाहिर होता था चौधरी नवाज़ अली के ग्रुप से वो नया बंदा था। खादिम हुसैन ने मेरी जिन खतरनाक खुसूसियात को गिनवाया था उनके पेशे नजर मुझे एक एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत थी। मैं दोबारा सिक्योरिटी गार्ड खादिम हुसैन की जानिब मुतवज्जो हो गया। खादिम हुसैन, मैं तुम्हारी फराहम करदा इतलात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन बाद में अगर इनमें से कोई भी बात गलत साबित हुई तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा। वो सपाट आवाज में बोला, मैंने एक एक लफ्ज तुम्हें सच बताया है, यकीन करना या ना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तुमने बड़े वसूख से कहा है पाशा की कोठी से निकलने के बाद से यहाँ तक पहुँचने तक हमारा ताकुब किया गया है। क्या तुम ताकुब करने वालों को जानते हो? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही पहचानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो सिकंदर के आदमी हो सकते हैं। खादिम हुसैन के बयान से जाहिर होता था ताकुब करने वालों में सिकंदर शामिल नहीं था। यहाँ तक आते हुए निशान पेट्रोल को खादिम हुसैन ने ड्राइव किया था और वो इस वक्त इस बराए फरोख्त कोठी के अंदर खड़ी थी। मैं मुताक़ब अफराद को देख नहीं पाया था। मैंने खादिम हुसैन से पूछा हमारा ताकुब करने वालों की तादाद क्या है और उन्होंने हमारे ताकुब के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल की है। खादिम हुसैन ने बताया वो 3 अफराद हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और 2 पीछे। उनके पास सफेद हाई रूफ है। वो हमारे पाशा की कोठी से रवाना होते ही पीछे लग गए थे और यहाँ तक जैसे हमारी दुम से बंधे चले आए हैं। मैंने उस कोठी में दाखिल होते वक्त भी उनकी झलक देखी थी। उन्होंने अपनी खाई रूफ को शाह जमाल रोड पर एक ऐसी जगह रोका जहाँ से इस कोठी का गेट नजर आता है। वो एक लम्हे को सांस लेने को रुका, फिर मजीद कहा मुझे यकीन है वो इस वक्त भी वहाँ मौजूद होंगे। उसका यकीन मेरे लिए तशवीश का पैगाम्बर था। मैंने गहरी नजर से उसे घूर कर देखा और सख्त लहजे में सवाल किया, जब पाशा की कोठी से रवाना होते ही तुम्हें अपने ताकुब का एहसास हो गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उसकी जरूरत नहीं समझी। वो सादगी से बोला, मैंने कहा और अगर मैं तुम्हारे ये हाल ना करता तो तुम अब भी जबान ना खोलते। जाहिर है उसने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, जान तू इस नमक हरामी के बदले में मैं और पाशा तुम्हारा क्या हशर करने वाले हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो बेनियाजी से बोला, मैदान जंग में यही होता है, किसी एक पार्टी का साथ दें तो दूसरी पार्टी से दुश्मनी करना पड़ती है और किसी का हशर क्या होगा ये कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम अपने हशर के बारे में पूछो, मुझे नहीं लगता तुम जिंदा बच सकोगे। सिकंदर और राना अजमत बहुत खतरनाक लोग हैं। लाला बशीर की ताकत और इख्तियार ने इनकी खतरनाकी को और भी बढ़ा दिया है। तुम्हें अंदाजा नहीं वो तुम्हारी तलाश और उसूल में कहाँ तक जा सकते हैं। मैंने दांत पीसते उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम अपने आकाओं से मुझे डराने की कोशिश ना करो। इस किस्म के ताकतवर गुंडा अनासर मेरे बूटों के तस्मों से बंधे रहते हैं। मैं उनकी सारी बदमाशी और अकड़फू नाक के रास्ते निकाल दूंगा। उसने मेरी इस धमकी के जवाब में कुछ ना कहा और बड़ी कीना तोज नजर से मुझे तकता रहा। वो शिकस्त खुर्दगी की हालत में तय खाने के पुख्ता और सीलन ज़दा फर्श पर बैठा था और मुझसे हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार नजर आता था। सिकंदर और राना अजमत के हवाले से उसने मुझे जितनी भी मालूमात फराम की थी उनसे मैंने अपने तौर पर यही नतीजा अखज़ किया कि राना अजमत की दुश्मनी सरासर फरीद पाशा से थी और वजह नज़ा नायला के सिवा कोई नहीं हो सकती थी। गुज़िश्ता रात पाशा की कोठी पर पेश आने वाला वाक़या भी उसी जानिब इशारा करता था और सिकंदर खम ठोंक कर खालिसन मेरे मुकाबले पर मैदान में उतर आया था और उस दुश्मनी के ताक़ुब में अगर बहुत दूर तक झांका जाता तो इस खेल के डांडे चौधरी नवाज़ अली से बिलते नजर आते थे। सिकंदर हाल ही में या पहले से चौधरी नवाज़ अली से मुंसलिक रहा था। मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि सिकंदर का चौधरी से किस किस्म का ताल्लुक था। वैसे मेरा ख्याल है ये सिकंदर का कल रेस्टोरेंट में होने वाली मुलाकात से पहले मुझसे वाकिफ नहीं था, वरना सद्दफ की ज़बानी मेरा नाम सुनते ही वो चौंक उठता। इससे एक बात वाज़े हो गई थी कि वो ताज़ा मेरी मुहिम्माती जिंदगी में वार हुआ था। इत्माम हुज्जत के तौर पर मैंने खादिम हुसैन से पूछा, क्या तुम चौधरी नवाज़ अली को जानते हो? कौन चौधरी नवाज़ अली? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। उसके अंदाज से मुझे पता चल गया वो चौधरी नवाज़ अली से वाकिफ नहीं था। मैं मुतलाशी नजर से तय खाने में इधर उधर देखने लगा।
खादिम हुसैन से मजीद मालूमात हासिल नहीं हो सकती थी और जब तक मैं उसके बारे में कोई हतमी फैसला करता उसका कैदो बंद में रहना जरूरी था। खादिम हुसैन के बारे में फैसला करने के लिए फरीद पाशा से मशवरा करना भी अहम था। थोड़ी सी कोशिश और तलाश के बाद वहीं तय खाने में एक अलमारी में मुझे अपनी मतलूबा शय मिल गई। ये एक मजबूत नायलॉन की मोटी डोरी थी। मैं डोरी के लच्छे को खोलते हुए खादिम हुसैन की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों में उलझन तैर गई। वो सरासीमा लहजे में मुस्तफसर हुआ, तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शाफी बंदोबस्त, मैंने सफाकी से कहा। वो कहलाया, मगर तुमने वादा किया था अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूं तो तुम मेरी जान के दुश्मन नहीं बनोगे। मैं जबान का धनी हूँ खादिम हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे अपना वादा याद है, मैंने ताउन की सूरत में तुम्हें जान बख्शी का यकीन दिलाया था। मैं तुम्हें जान से नहीं गुजारूंगा बल्कि हाथ पांव बांध कर इसी तय खाने में छोड़ जाऊंगा। यहाँ तय खाने में हवा और रोशनी का मुनासिब गुजर है। तुम्हें किसी किस्म की घुटन का सामना नहीं करना पड़ेगा और भूखे प्यासे तुम उस वक्त तक जिंदा रह सकती हो जब तक कातिबे तकदीर ने तुम्हारी जिंदगी लिख रखी है। मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ करने के बाद इजाफा किया, वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द पाशा से बात करके तुम्हारे बारे में कोई हतमी फैसला कर लूंगा। तुम्हें ज्यादा दिनों तक इस तय खाने में भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। वो वैसे ज्यादा नजर से मुझे तकने लगा। उसने मेरे अज़ाइम को अच्छी तरह भांप लिया था। उसे यकीन हो चला था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने इरादे से बाज नहीं आऊंगा। ताम मुज़ाहमत करना उसका हक था। मैंने जब उसे नायलॉन की मजबूत डोरी से जकड़ने की कोशिश की तो उसने बुरी तरह हाथ पांव फटकाए। उसे काबू करने के लिए मुझे कुछ तारीखी मुअस्सर हरबे इस्तेमाल करना पड़े। मजीद थोड़ी सी ठोका पीटी के बाद वो नॉर्मल हो गया। मैं मज़कूरा डोरी को खींच तान कर उसकी मजबूती का अंदाजा लगा चुका था। उसे अगर जलाया या तेज धार आले की मदद से ना काटा जाता तो वो जोर आजमाई के नतीजे में टूटने या खुलने वाली नहीं थी। अगर उसकी गिरों को खोलने या ढीला करने के लिए जोर लगाया जाता तो वो मजीद बंदिशी हो जाती। गोया उनकी अजाब नाकी में 70 गुना इजाफा हो जाता। मैंने खादिम हुसैन को ऊंधा फर्श पर गिरा दिया और उसकी कमर पर सवार हो गया। पहले मैंने उसके दोनों हाथ बाजुओं को अकबी जानिब मोड़कर कलाई पर कलाई को क्रास किया और दोनों कलाइयों के सिंगम को नायलॉन की डोरी से कसकर बांध दिया। उसके बाद मैंने अपना रुख तब्दील करके उसकी दोनों टांगों को घुटनों के जोड़ों से मोड़ दिया और दोनों पांवों को उसके कूदों के नजदीक करके उसके टखनों को भी इसी तरह मजबूती से बांध दिया जैसे कलाइयों को बांधा था। इस काम से फारिग होने के बाद मैं उसकी पूंछ से उतर आया और दोनों बंधे हुए मुकामात को डोरी के कई फेरे देकर इंटरलिंक कर दिया। जिस तरह तिनकों की टोकरी को उठाने के लिए हैंडल होता है, बिल्कुल उसी शक्ल की एक नायलॉन की गिरफ्त तैयार हो गई थी। कोई भी ताकतवर आदमी सैंडल नुमा गिरफ्त से सिक्योरिटी गार्ड खादिम हुसैन को ऊपर उठा सकता था, लेकिन मेरा आइडिया अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। मैंने उसकी गिरफ्त को मजीद मजबूत करने के लिए नायलॉन की डोरी को 5 मरतबा उसकी कमर और गिरफ्त में से गुजार कर पेचीदा गिरें लगा ली। बची हुई डोरी को मैंने दोरा तेरा करके कदरे मोटी डोरी तैयार कर ली और इस मोटी डोरी के एक सिरे को पहले से तैयार शुदा गिरफ्त से तसल्ली बख्श अंदाज में मुंसलिक करने के बाद मुझे किसी कुर्सी या मेज की तलाश हुई जिस पर खादिम हुसैन के जकड़े हुए जिस्म को रखकर मैं मोटी डोरी के दूसरे सिरे को छत में नस्ब गुंडे में बांध सकता। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे एक बोसीदा मेज मिल गई। मैंने उस मेज को तय खाने में लाने के बाद ऐन कुंडे के नीचे रख दिया। मजगूरा मेज की चारों टांगों में बेहद तखफीफी नजारी पाई जाती थी। मुझे एक लम्हे को खदशा हुआ कि मैं जैसी खादिम हुसैन के बंदिशी बदन को इस पर रखूंगा ये चारों पाए चित हो जाएगी, मगर अमलन इस मेज ने मेरे खदशे की नफी कर दी। पुराने जमाने की चीजें और इंसान बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त के मालिक होते हैं। इंसानों की खालस अशिया से खिलाई पिलाई होती थी और चीजों की तैयारी में खालस माल लगाया जाता था। वो बज़ाहिर मखदूश नजर आने वाली मेज बहुत तसल्ली बख्श और काबिल एतमाद साबित हुई। उसने न सिर्फ खादिम हुसैन को बल्कि मेरे बोझ को भी नहायत खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। मैंने नहायत ही महारत का मुजाहरा करते हुए मोटी डोरी के आखिर जिक्र सिरे को छत वाले कुंडे में मजबूती से बांध दिया। बेज से नीचे उतरने के बाद मैंने खादिम हुसैन की गर्दन को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अल्लाह हाफिज सिक्योरिटी गार्ड साहब, मुझे उम्मीद है तुम पाशा के यहाँ पहुंचने तक जिंदा रहोगे। अगर तुम्हारा पित्ता बहुत कमजोर है तो ज्यादा से ज्यादा तुम बेहोश हो सकते हो। इस ख्याल को कभी अपने ज़हन से ना गुजरने देना कि तुम्हारा कोई खैर ख्वाह यहाँ आएगा और तुम्हें बचा कर ले जाएगा। इस तहखाने का राज सिर्फ 2 अफराद जानते हैं, एक फरीद पाशा और दूसरा मैं तुम्हें निशाने इबरत बनाकर यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। फरीद पाशा जल्द या बदेर तुम्हारी खैरो आफियत दरियाफ्त करने आएगा। मैंने उसकी जबान बंदी के लिए मुंह में कपड़ा वगैरह ठोंसने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि जेरे जमीन कमरे में पैदा होने वाली आवाजें बाहर कोठी में या कोठी से बाहर कहीं सुनाई नहीं दे सकती थी। अपने मुंह को आजाद पाकर खादिम हुसैन मुगल्लजात पर उतर आया। पहले वो मुझे मादर पिदर आजाद गालियों में तोलता रहा, फिर धमकियां देने लगा। वहीदान, अच्छी तरह सुन दो, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरी हिमायती मुझे यहाँ से आजाद करा के ले जाएंगे, फिर तुम उनके बेईमाना सलूक का निशाना बनोगे। सिकंदर और राना अजमत की सफाकी और दरिंदगी से तुम वाकिफ नहीं हो, वो तुम्हारा हशर खराब कर देंगे। शायद तुमने मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, तुम्हारे हिमायती इस तय खाने तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। मैंने उसकी धमकी अमेज आवाज में खास किस्म की झुरझुराहट महसूस की थी और उसकी आंखों में भी सुर्खी उतर आई थी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अभी तक तो तुम रनवे पर खड़े हो, तुम्हारी आवाज और आंखों में खौफ और दहशत ने जो तब्दीलियां पैदा की हैं उनसे जाहिर होता है तुम टेक ऑफ करोगे, तुम्हारी सिटी गुम हो जाएगी।
क्या मतलब? वो बेपनाह सरासीमा नजर आने लगा। अब तुम इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या करना चाहते हो? मैंने मुजीका खेज अंदाज में उसके चेहरे पर उभरने वाले तासरात का जायजा लिया और सनसनी खेज लहजे में कहा, मिस्टर खादम हुसैन उर्फ खिदमतकार, काश तुमने अपने नाम ही की लाज रखी होती। खादम हुसैन का मतलब है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का खादम, मगर तुम तो रुसवाए जमाना राना अजमत के खादिम निकले। उसका नमक हलाल करने के लिए तुम पाशा से नमक हरामी पर तैयार हो गए। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं इससे ज्यादा तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो तुम्हारी परवाज यहाँ से रवाना होगी जो उस तय खाने की एक दीवार से दूसरी दीवार तक सफर करेगी। फिर तुम्हें पता चलेगा किन दिलों में कितना तेल है। जब मैं तय खाने से निकलकर कोठी के बैरूनी हिस्से में पहुंचा तो मेरा दिमाग बड़ी तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। खादिम हुसैन के मुताबिक एक सफेद हाई रूफ हमारा ताकुब करते हुए वहां तक पहुंची थी और शाह जमाल रोड पर एक ऐसी जगह रुक गई जहां से इस कोठी के गेट पर निगाह रखी जा सके। इसका मतलब ये था कि मैं जैसी कोठी के गेट से बाहर निकलता ताकुब करने वालों की नजर में आ जाता। अभी तक कोठी की अंदरूनी फजा में अमनो अमान कायम था। इसका ये मकसद नहीं था कि अमन हमेशा कायम रहेगा। वो लोग ज्यादा इंतजार से उकता कर कोठी के अंदर भी दाखिल हो सकते थे। मुझे जो कुछ भी करना था बहुत कम वक्त में करना था। मैंने अपनी कार्रवाई के लिए 15 मिनट का वक्त तय कर लिया और दबे कदमों चलते हुए कोठी के अकबी हिस्से में आ गया। कोठी की 4 दीवारी लगभग 5 फुट थी। मैंने एक मुनासिब जगह से अकबी दीवार को फलांगा और कोठी से बाहर आ गया। एक वीरान अकबी गली थी। किसी ने मुझे कोठी से बाहर कूदते हुए नहीं देखा क्योंकि किसी जीरू के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं तेज कदमों से चलते हुए गली के सिरे पर पहुंचा और घूमकर सामने वाली सड़क पर आ गया। यहाँ से कोठी का बैरूनी गेट और शाह जमाल रोड वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने पहली नजर में उस सफेद हाई रूफ को देख लिया जो खादिम हुसैन के बकौल हमारे ताकुब में वहां पहुंची थी। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह खड़ा था जहां से वो सुजुकी हाई रूफ तो मुझे दिखाई दे रही थी मगर मैं उन लोगों को नजर नहीं आ सकता था। वो तीनों अभी तक हाई रूफ के अंदर इत्मीनान से बैठे हुए थे जिससे लगता था फिलहाल उनका रेड का कोई इरादा नहीं था और मुझे इसी मौके से फायदा उठाना था।